चलो तो भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आपके परिवार जीडब्ल्यू में। और भाई वीडियो को जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, सभी जन को जल्दी जल्दी जोड़ लो। और आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में भाई कहाँ आ गए हैं? क्वथनांक में उन्नयन पे, है ना। पिछली क्लास में हमने अणु संख्या गुणधर्म जो है ना स्टार्ट किया था, और अणु संख्या गुणधर्म में हमने क्या होता है सारी चीजें सीखी थी। और पहला अणु संख्या गुणधर्म विद व्यंजक के हमने कंप्लीट भी किया था, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आज हम इसको उड़ाएंगे और इसके बाद जो हिमांक में अवनमन होता है उसको भी उड़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। बाकायदा इसके व्यंजक ग्राफ सारी चीजें अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई हमारी हेडिंग क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्या है भाई? क्वथनांक में उन्नयन। तो मुझे आप जल्दी जल्दी बताओ, क्वथनांक को जो है ना इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, क्वथनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे सर बॉइलिंग टेम्परेचर। क्वथनांक को बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। अच्छा सर, हाँ चल बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं तो बताओ इसको किससे व्यक्त करेंगे? आप बोलोगे सर इसको तो हम टीबी से व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का टी, बॉइलिंग का बी, बॉइलिंग टेम्परेचर। क्लियर है? लेकिन भाई ये हम क्वथनांक अकेला नहीं पढ़ रहा है, हम क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे हैं। उन्नयन का मतलब क्या होता है सर? उन्नयन का मतलब सर होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है सर? वृद्धि होता है। हाँ, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। मतलब हम क्वथनांक में वृद्धि पढ़ रहे हैं। जी हाँ, क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वही क्वथनांक में उन्नयन होगा। और भाई आपको पहले बात पता है, वृद्धि हो या कमी हो, क्या बोला? वृद्धि हो या कमी हो, परिवर्तन तो होता है। तो परिवर्तन के लिए इसमें हम क्या लगा देंगे? डेल। मतलब क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल टीवी से व्यक्त करेंगे। बहुत बढ़िया। क्या बोला मैंने? क्वथनांक उन्नयन को डेल टीवी से व्यक्त करेंगे। क्यों आया? देखो, क्वथनांक को तो हम टीवी से व्यक्त करते हैं, लेकिन उन्नयन मतलब वृद्धि, और वृद्धि हो या कमी परिवर्तन तो होता है। और परिवर्तन के लिए क्या लगा दिया? डेल। मतलब डेल टीवी से व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तो क्वथनांक में उन्नयन को किससे व्यक्त करेंगे तो समझ में आ गया। अब क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है वो समझ लो ध्यान से अच्छे से। मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ दो पात्र हैं, और इस पात्र में जो है ना केवल और केवल शुद्ध विलायक भरा हुआ है, जो है आपका प्योर जल। और इस जो पात्र है, इस पात्र में मैंने जल के साथ क्या मिला दिया? नमक। मतलब ये जो है ना प्योर जल नहीं है। अब इसमें अशुद्धि आ गई, मतलब ये अशुद्ध विलयन है। और यहाँ पर ये बोलो तो ये शुद्ध विलयन है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ध्यान से समझो, है ना। आप बोलो भाई, अगर मैं इस शुद्ध विलायक को गर्म करूंगा, अगर मैं शुद्ध विलायक को गर्म करूंगा तो आप बोलोगे सर ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस में परिवर्तित होने लगेगा। ओके ओके, बिल्कुल, है ना। क्योंकि क्वथनांक तो वही ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होने लगे, या वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, उसे हम क्वथनांक बोलते हैं। तो आपको पता है शुद्ध जो जल होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और मान लेते हैं जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, इसको हम देखो, शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं भैया? T0b से, ठीक है ना। तो यहाँ जो T0b है इसका मान कितना है भैया? 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि शुद्ध विलायक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, गैस में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। लेकिन बेटा मैं क्या करूंगा, यदि मैं इस शुद्ध विलायक जो जल था इसमें मैं नमक मिला दूं। क्या मिला दूं? नमक। अब कहानी समझने वाली यही है बेटा। तो यदि मैं शुद्ध विलायक जो था उसमें मैंने नमक मिला दिया, मतलब कोई आवासशील विलय मिला दिया, तो जैसे ही आवासशील विलय मिलाऊंगा और मैं इसको क्या करूंगा बेटा? गर्म करूंगा। क्या करूंगा बेटा? गर्म करूंगा। तो आप सबको पता है कि जो नमक है वो तो वाष्प में परिवर्तित होता नहीं है। हाँ सर, नहीं होता। साथ में ये जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा। बोलो रोकेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर रोकेगा, है ना। तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो नमक खुद तो वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं, साथ में जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा। फलस्वरूप इस द्रव की सतह के ऊपर कम वाष्प अणु बनेंगे। बिल्कुल सही बात है, कम वाष्प अणु बनेंगे तो सर वाष्प दाब तो इसका कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, वाष्प दाब इसका क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि वाष्प अणु कम बन रहे हैं। तो जैसे ही वाष्प दाब कम होगा, वाष्प दाब भाई जैसे ही कम होगा तो हमें भैया फिर ज्यादा ताप लगाना पड़ेगा इसके वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए। मतलब जैसे ही वाष्प दाब इसका कम हो जाएगा तो फिर हमें ज्यादा ताप देना पड़ेगा इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए। या फिर यूं बोलो, जैसे ही वाष्प दाब कम होगा तो हमें ज्यादा ताप देना पड़ेगा इसको गैस में परिवर्तित करने के लिए। समझे आप?
फिर से एक बार समझो। जैसे ही मैंने भाई जल में नमक मिला दिया, जैसे ही जल में नमक मिला दिया तो नमक तो आवासशील विलेय है, नमक खुद वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, साथ में जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित नहीं होने देगा। बिल्कुल, इसलिए इस जल की सतह के ऊपर कम वाष्प अणु बनेंगे, कम वाष्प अणु बनेंगे, इसलिए वाष्प दाब कम होगा। अब जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो हमें ज्यादा ताप देना पड़ेगा, ज्यादा ताप लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमें क्वथनांक वाला ताप निकालना है, मतलब इसको गैस में परिवर्तित करना है। तो वाष्प दाब तो कम हो रहा है तो हमें ज्यादा ताप देना पड़ेगा और ज्यादा ताप देकर ही इस द्रव को फिर गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो ताप है वो ज्यादा होगा। ताप क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब शुद्ध विलायक को तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस ही देना पड़ रहा था, शुद्ध जो विलायक था वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी गैस में परिवर्तित हो रहा था। लेकिन जब ऐसे ही हमने इसमें नमक मिला दिया तो ये अब 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस में परिवर्तित नहीं होगा, इसको हमें ज्यादा ताप देना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पर इसको 104 डिग्री सेल्सियस जो है ना ताप दिया और 104 डिग्री सेल्सियस में ये किसमें परिवर्तित हुआ? गैस में परिवर्तित हुआ। तो आप यहाँ देखो, यहाँ से 100 था, यहाँ 104, यहाँ से यहाँ आए तो ताप में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और यही जो वृद्धि है वही क्वथनांक में मेरे डियर साथियों क्या है? उन्नयन है। क्वथनांक में क्या है? उन्नयन है। ठीक है। अच्छा, इसको तो सर हम T नॉट B से व्यक्त कर रहे थे, इसको किससे व्यक्त करेंगे? तो भाई ये आवासशील विलेय, मतलब ये विलयन है और विलयन के जो क्वथनांक है उसको हम TB से व्यक्त कर रहे हैं, मतलब ये आपका TB है। तो मुझे आप बताइए, यहाँ से यहाँ आए तो बड़ा कौन है? आप बोलोगे सर TB है बड़ा। छोटा कौन है? आप बोलोगे सर T नॉट B है छोटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 104 है, इसकी वैल्यू 100 है ना। तो देखो, अब मैंने आपको बताया था वृद्धि हो या कमी कैसे निकालते हो। आप बोलोगे सर बड़े में से छोटे को घटा के निकालते हैं। मतलब सर अगर 104 में से 100 को घटा दें या फिर टीबी में से टी नॉट बी को घटा दें तो 4 डिग्री सेल्सियस की जो है ना वृद्धि हो जाएगी। और ये जो 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि है वही क्वथनांक में उन्नयन है। पूरी कहानी एक बार फिर से सुन लो। मैंने क्या बोला? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय मिला दिया जाता है तब बने विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। जो वाष्प दाब है इसमें तो कमी हो जाती है किंतु क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वाष्प दाब कम होगा तो हमें ज्यादा ताप देना पड़ेगा उसको गैस में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, परंतु जो है ना क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इस वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को एक एक लाइन एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये परिभाषा आपने लिख ली ना? बिल्कुल लिख ली होगी, यही की यही मैंने समझाई है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो भाई। मैंने बोल दिया यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T नॉट B है, मैंने ये बोल दिया। और भाई मैं क्यों बोलूं भाई, जो है सो है ना। चलो, तथा आवासशील विलेयुक्त विलयन का क्वथनांक, जो आवासशील विलेयुक्त विलयन है, जैसे ही मैंने आवासशील विलेय मिला दिया तो ये विलयन बन गया और इसके क्वथनांक को मैंने किससे व्यक्त किया भैया? TB से व्यक्त किया है। तो बताओ भाई क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? क्वथनांक में जो वृद्धि है वो कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर बड़े में से छोटे को घटाकर निकाल दोगे, मतलब TB में से अगर T नॉट B को घटा दोगे तो ये क्वथनांक में उन्नयन आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, है ना। तो अगर भैया मैं जो TB है इस TB में से T नॉट B को घटा दूं तो ये डेल T आ जाएगा। डेल TB सॉरी डेल TB है ना, यहाँ पर B है बेटा, है ना। डेल TB जो है ना वो आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताओ बेटा TB में से T नॉट B को क्यों घटाया? बोलो क्यों घटाया? तो आप बोलोगे सर आप ही ने तो बोला था कि बड़े में से छोटे को घटाकर वृद्धि या कमी निकालते हैं, इसलिए ये बड़ा था ये छोटा था। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, ध्यान रखना कि जब शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब तो कम होता है लेकिन क्वथनांक बढ़ जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, आप हमेशा ये बात याद रखना। चलो आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे भाई हम इस चीज को जानते हैं तो हमें डायग्राम हटाते हैं। इतना सब लिखने के बाद बेटा आपको एक लाइन लिखना है, ध्यान से समझना है। देखो मैंने लिखा किंतु प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि क्वथनांक में उन्नयन मूललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन मतलब भैया डेल TB
है ना। मोललता के समानुपाती है मतलब डेल एम। सर ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से समझो, मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसा क्यों होता है। देखो क्वथनांक में उन्नयन क्या है, आप बोलोगे सर अणु संख्यक गुणधर्म। अब मैं बोलूं अणु संख्यक गुणधर्म क्या है, सर अणु संख्यक गुणधर्म ऐसा गुण है जो अणुओं की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब अणुओं की संख्या या कणों की संख्या बढ़ाओगे तो क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मुझे बताओ मोललता क्या है। सर मोललता मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। अच्छा मोलों की संख्या मतलब कणों की संख्या। हाँ सर मोलों की संख्या मतलब कणों की संख्या। क्या मोलों की संख्या बढ़ाओगे तो मोललता बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। मोलों की संख्या या कणों की संख्या बढ़ाओगे तो क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। तो भाई इन दोनों का जो व्यवहार है वो एक ही तो है। ये भी मोलों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, ये भी मोलों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, ये भी कणों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, ये भी कणों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। जब दोनों का व्यवहार एक है तो दोनों में हम संबंध बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, इसीलिए ये बात लिखी है। किंतु प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, होता है अर्थात लिख देना, चाहो तो क्या लिख देना, अर्थात, है ना। जो क्वथनांक में उन्नयन है मतलब जो डेल टीबी है वो समानुपाती हो जाएगा स्मॉल एम। बहुत बढ़िया सर, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। लेकिन अब बेटा आगे आप समझो, आगे आपको क्या समझना है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या समझना है। देखो अब आपको पता है, देखो ये तो आपका डेल टीबी है, हाँ सर है। अब बताओ जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया गया है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया गया है तब तब एक नियतांक आता है ना। तो यहां पर भी भैया एक नियतांक आएगा के। लेकिन भाई एक क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे हो इसीलिए हम यहाँ जो नियतांक लेंगे भाई वो के बी लेंगे। क्या लेंगे? के बी। और ये रहा आपका एम। ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना कि डेल टीबी बराबर होता है के बी डॉट एम। ठीक है, अब के बी क्या है बता रहा हूं, है ना। जहां के बी एक नियतांक है, जहां के बी एक नियतांक है, क्या है बेटा? नियतांक है जिसे जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा जो केबी है वो नियतांक तो है, लेकिन कौन सा नियतांक है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन क्यों आया? क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन पड़ रहा है ना। मोलल क्यों आया? क्योंकि भैया यहाँ पर जो एम है इसकी वैल्यू 1 रख दी जाएगी। ठीक है ना, चलो आ जाओ ध्यान से समझो। अब आगे देखो, या फिर यूं समझ लो कि मोलल क्यों आया? क्योंकि यहाँ मोललता है ना, इसलिए मोलल आया। ठीक है, तो जहां के भी एक नियतांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब भैया पेपर में इस केबी की परिभाषा पूछता है कि भाई मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, इसकी परिभाषा बताओ। तो बेटा अगर हमें मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बताना है तो m की वैल्यू हमें 1 रखना पड़ेगी, है ना। क्योंकि जब ये इसके बराबर आएगा तभी तो हम परिभाषा, या फिर यूं बोलो कि जब परिभाषा निकालने के लिए, है ना, जिसकी परिभाषा निकालते हैं उसके पास जो भी होता है उसकी वैल्यू 1 रख दी जाती है। कितनी रख दी जाती है? 1। तो यदि बेटा मैं m बराबर, जो m है m बराबर मैं 1 मोलल रख दूं। कितना रख दूं बेटा? 1 मोलल रख दूं। एक मोलल रख दूं। तो m बराबर अगर 1 मोलल रख दूं तो डेल टीबी बराबर क्या आ जाएगा? केबी आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर केबी आ जाएगा। तो अब मुझे आप थोड़ा सा बताइए, ध्यान से समझाइए कि डेल टीबी क्या है। आप बोलोगे सर क्वथनांक में उन्नयन है। मैं बोलूं केबी क्या है, सर आप बोलोगे मोलल उन्नयन स्थिरांक है। देखो ये क्वथनांक में उन्नयन है और ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो अंत में आप ये नहीं बोल सकते हो अतः क्वथनांक में जो उन्नयन है उसको ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन है, इसको ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। सर थोड़ी सी परिभाषा में मजा नहीं आया, मजा चाहिए सर और अच्छी बनाओ इस परिभाषा को। तो सुनो, और अच्छे से परिभाषा लिखना है तो ये लिखोगे, क्या लिखोगे? अतः 1 मोलल बिलियन के लिए, क्या लिखा? 1 मोलल बिलियन के लिए होने वाला क्वथनांक में उन्नयन ही क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ऐसा लिख देना। अब देखो 1 मोलल बिलियन का मतलब ये होता है 1 किलो विलायक में
एक मूल आवासशील विलेय उपस्थित है। यहाँ ध्यान रखना, इस एक मूलल का मतलब क्या है, यहाँ जो एक मूलल लिखा है इसका मतलब क्या है, 1 किलो विलायक में एक मूल आवासशील विलेय उपस्थित है। ये बात ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात को। यहाँ एक मूलल का मतलब क्या है, ये परिभाषा लिख देना। लेकिन पेपर में तो इतना आएगा कि भाई क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मूलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, तो आप यही लिखना, अथा हटा देना, इसमें जो अथा लगा है वो हटा देना, लिखना एक मूलल विलयन के लिए होने वाला क्वथनांक में उन्नयन ही क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे केवी से व्यक्त करते हैं, इसे केवी से व्यक्त करते हैं। इतना तो आप लिख दो कि 1 नंबर में परिभाषा पूछेगा। क्लियर हो गया बेटा, ये सारी चीजें आप समझ गए बहुत बढ़िया तरीके से। बिल्कुल ये सारी चीजें आपने एक एक चीज लिखते चलना बेटा, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल एक एक चीज अच्छे से लिखना, अच्छे से समझना। अब आगे समझो बेटा, यहाँ जो लिखा है उसको मैं हटा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, है ना। अब मैं बेटा जो केवी है इसका मात्रक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बता रहा हूँ बेटा, मात्रक। नई हेडिंग आप डाल लेना, केवी का मात्रक। ये 1 नंबर में ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है बेटा, ठीक है। किसका मात्रक बेटा, जो केवी है उसका मात्रक। देखो हम जानते हैं डेन टीवी बराबर केवी डॉट एन होता है, बोलो होता है। अब बोलोगे हाँ सर होता है, ये तो हम आपने अभी पढ़ाया, ये होता है। कहां से आया ये भी आप सब सीख चुके हो। अगर मैं केवी का फॉर्मूला बनाऊं बेटा, तो केवी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये आपका गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल टीवी बटे एन हो जाएगा ना। अब बोलोगे हाँ सर हमें सर मात्रक निकालना है, तो देखो अब मात्रक निकलेगा, है ना। डेल टीवी क्या है, अब बोलोगे सर क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, अब बोलोगे सर ताप है। क्या है, ताप। और भाई ताप का मात्रक तो केल्विन होता है। हाँ सर केल्विन होता है, बिल्कुल होता है सर, सही बात है ना। चलो ये क्या है, आप बोलोगे मूललता। मूललता का मात्रक क्या होता है सर, मूललता का मात्रक होता है सर मोल पर केजी, मोल पर केजी। हाँ सर यही होता है ना। तो मुझे आप बताइए बटे में कौन सा है, आप बोलोगे सर नीचे वाला। तो अगर नीचे वाला बटे है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला कहाँ जाता है, ऊपर, तो केजी ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा केल्विन और ये हो जाएगा केजी, केल्विन केजी, और नीचे क्या है आपका मोल है ना। आपको ऐसा लिखना है तो ऐसा लिख दो, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं है, मोल को भी ऊपर ले जाओ तो ये केल्विन है ना, और ये हो जाएगा केजी, और जब मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स। तो केल्विन केजी मोल इनवर्स जो है ना, इसका जो मात्रक है वो आ जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे सारे डियर साथियों को, सभी को एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। बताओ ऐसी एक एक बात अभी तक आपको कोई ने पढ़ाई, भाई कोई नहीं पढ़ाएगा। ये बहुत प्यारा यूट्यूब चैनल है, बहुत प्यारा, एक एक चीज समझाते हैं, एक एक चीज आपको सिखाते हैं, हर एक बात को समझाते हैं, ठीक है। तो अभी यार आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने भाई लोग को बताइए कि यहाँ से पढ़िए, जीडब्ल्यू परिवार से पढ़िए। जीडब्ल्यू परिवार जैसा कोई परिवार नहीं, कितने अच्छे से सर को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और ऐसे ही पढ़ाएंगे बेटा। आपका प्यार और सपोर्ट और मिले, और भी इसमें मसाला डालेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो चलो क्वथनांक उन्नयन हमने आपको सिखाया, आपने सीख लिया है। अब आगे बेटा क्वथनांक में उन्नयन का आपको ग्राफ सीखना है, और फिर क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना सीखना है। इतनी बातें और सीखना है बेटा। अब हम बनाते हैं ग्राफ को, और ग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। ध्यान रखना बेटा, क्वथनांक में उन्नयन का जो ग्राफ है वो 2 अक्षों पर बनेगा। एक अक्ष पर होगा वाष्प दाब और एक अक्ष पर ताप होगा, मतलब वाष्प दाब और ताप के बीच जो है ना ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाले अक्ष पे मैंने वाष्प दाब ले लिया, इस अक्ष पर मैंने ताप ले लिया। अब यहाँ ध्यान से समझना ये क्या चीज है, तो ये जो चीज है सर वायुमंडलीय दाब की, मतलब ये जो लाइन है ये वायुमंडलीय दाब की है। मतलब क्या है सर, मतलब अगर वाष्प दाब इसके बराबर इस पॉइंट पर आता है, अगर ये जो वाष्प दाब है बढ़ बढ़ के धीरे धीरे इस पॉइंट पर आता है, तो इस पॉइंट पर जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय जो दाब के बराबर होता है। मतलब ये वायुमंडलीय दाब की लाइन है। अगर कोई द्रव का वाष्प दाब इस पॉइंट को, इस लाइन को टच कर लेता है, मतलब वो जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो द्रव में गैस में परिवर्तित होने लगता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर ध्यान से एक एक चीज को समझना, ठीक है। देखो आप मुझे बताओ बेटा, ताप, ये ताप है, ये वाष्प दाब,
ताप बढ़ाने पर क्या वाष्पदाब बढ़ता है? आप बोलोगे हाँ सर बढ़ता है। क्या ताप घटाने पर वाष्पदाब घटता है? आप बोलोगे हाँ सर घटता है। तो ताप बढ़ाओगे तो वाष्पदाब बढ़ेगा, ताप घटाओगे तो वाष्पदाब घटेगा। ये बात पता है आपको? हाँ सर है पता। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान से सुनो बेटा। मैं बेटा यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ विलायक को लेकर। किसको लेकर बेटा? विलायक को लेकर। सर मैं यहाँ पर बैठा हूँ क्या लेकर? विलायक को लेकर। ठीक है, चलो क्या विलायक द्रव है? हाँ विलायक द्रव है। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, अगर मैं इस विलायक का ताप बढ़ाऊंगा तो वाष्पदाब बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा सर। ताप बढ़ाओगे वाष्पदाब बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं इस विलायक का ताप बढ़ा रहा हूँ, वाष्पदाब बढ़ेगा। 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 और एक समय बेटा ऐसा आएगा कि इस विलायक का जो वाष्पदाब है, इस विलायक का जो वाष्पदाब है वो वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाएगा। इस लाइन को टच कर गया मतलब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाएगा। और ये जो विलायक है अब वो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आएंगे तो वो गैस में परिवर्तित होने लगेगा, मतलब उबलने लगेगा, और यही ताप आपका क्वथनांक होगा। क्लियर है बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर इतनी सी परेशानी, इतनी सी दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। मतलब ये जो है ये आपका ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला। यहाँ थोड़ा सा जगह बनाता हूँ बेटा, यहाँ थोड़ा जगह बनाता हूँ, मैं ताप को लिखता हूँ इधर। ठीक है ना, तो ये आपका जो ताप है वो T0B है, क्योंकि ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। देखो ये वाला शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, देखो बिल्कुल है ना। देखो यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर दोनों चीजें बढ़ रही है। देखो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो वाष्पदाब है इस पॉइंट पर है ना, ये जो ताप है इस ताप पर इसका जो वाष्पदाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। ठीक है ना, क्लियर है बात? चलो अब आगे ध्यान से सुनो बेटा। अगर मैं इस विलायक में कोई आवासशील विलेय मिला दूं, अगर इस विलायक में मैं कोई आवासशील विलेय मिला दूं जैसे नमक, तो बताओ इसका वाष्पदाब घटेगा कि बढ़ेगा? आप बोलोगे सर घटेगा। तो जब मैं घटेगा तो बताओ इस पॉइंट के मुझे नीचे रहना चाहिए या इस पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए? क्योंकि सर वाष्पदाब तो घट रहा है तो नीचे रहो ना, नीचे रहो। तो मान के चलो मैं यहाँ पर बैठा हूँ बेटा क्या लेकर? विलयन लेकर। क्या बेटा? विलयन लेकर, है ना। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ विलयन लेकर। अब मुझे ध्यान से थोड़ा समझाना कि भाई विलयन हो या विलायक हो, है ना, द्रव तो होता है, बिल्कुल होता है, और ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पदाब बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी बेटा मैं ताप बढ़ा रहा हूँ तो वाष्पदाब बढ़ रहा है, ताप बढ़ा रहा हूँ तो वाष्पदाब बढ़ रहा है, ताप बढ़ा रहा हूँ तो वाष्पदाब बढ़ रहा है। और एक समय सर ऐसा आएगा कि इस विलयन का जो वाष्पदाब है, इस एक सेकंड है ना, इस विलयन का जो वाष्पदाब है, इस विलयन का जो वाष्पदाब है ये भी भैया वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाएगा। और इस पॉइंट पर हुआ है तो बताओ ये जो वाष्पदाब है, ये जो वाष्पदाब है किसका है? विलयन का, मतलब ये टीवी से व्यक्त करेंगे। तो बताओ मुझे यहाँ पर ध्यान से मुझे समझाना, बताओ यहाँ पर वाष्पदाब, इसका ताप कितना है? T0B, इसका ताप कितना है? TB। तो बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर ताप तो यहाँ की ओर बढ़ रहा है और वाष्पदाब ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो ताप फिर सर TB ज्यादा होगा ना भाई, TB ज्यादा होगा ना, तो TB ज्यादा है, बिल्कुल सही, TB ज्यादा है। तो मतलब ये जो है ना क्वथनांक में क्या हो गई? ये जो वृद्धि हुई है, ये जो वृद्धि हुई है, यही वृद्धि क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। और यही क्या है भैया? डेल TB है। क्या है? डेल TB। यही जो चीज है वो डेल TB है, और डेल TB बराबर TB माइनस T0B होता है, ये आपको पहले से पता है। तो ये मुझे उम्मीद है क्वथनांक में उन्नयन का जो ग्राफ है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए बेटा इसको नाम दे दो, ये A है, ये मान लेते हैं B है, ये आपका C है, और ये मान लेते हैं D है ना। और ये आपका क्वथनांक में क्या है? उन्नयन है। ठीक है ना, ये क्वथनांक में उन्नयन है, ऐसा लिख सकते हो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर है? एक एक पॉइंट, एक एक चीज क्लियर है। ये किसकी लाइन है? विलयन की। ये किसकी लाइन है? विलायक की। सारी चीजें, एक एक चीज आपको स्पष्ट है, मुझे उम्मीद है। ठीक है ना। चलो अब ये तो हो गया सर, ये ग्राफ तो सर हमने बना लिया, हमने समझ भी लिया, आपने समझा लिया बहुत अच्छे से। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आता है बेटा, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। क्या बोले?
क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान मतलब एमबी की गणना करो। देखो हमने वास्तव में अवनमन की सहायता से किया था ऐसा, हाँ सर किया था, इसमें भी ऐसा ही हमें करना है। करें सर? हाँ करो बेटा, बिल्कुल करो। आप देखो ध्यान से सुनो, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हम जानते हैं, ठीक है ना। क्या लिख लेंगे बेटा? हम जानते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं जो डेल टीबी है भैया वो मूलतः की समानुपाती होता है। क्या ऐसा नहीं होता? आपको पता नहीं? आप बोलोगे हाँ सर ये तो पता है, ठीक है सर। समानुपाती का जैसे ही बेटा आप चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आएगा आपका केबी और ये रहा आपका एम। इसको दे देना समीकरण नंबर 1, ठीक है। लिख देना बेटा, क्या लिख देना? जहां केबी एक नियतांक है, केबी एक नियतांक है, केवी एक नियतांक है। और कौन सा नियतांक है आपको पता है ना? मूलल उन्नयन स्थिरांक है। कौन सा? मूलल उन्नयन स्थिरांक। अब आपको सारी चीजें पता है, पहले जान चुके, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो नियतांक है ना। यहाँ पर लिख देना किंतु। क्या लिख देना बेटा? किंतु। किंतु जो एम है वो बताओ क्या है? आप बोलोगे सर एम तो मूललता है। हाँ एम मूललता ही है बेटा, एम मूललता ही है। बताओ लेकिन मूललता तो है, लेकिन इसका मान कितना होता है सर? इसका मान कितना होता है? तो आप बोलोगे सर इसका मान होता है WB इंटू 1000, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। काय में सर? केजी में। नो सर ग्राम में है ना। 1000 लिख दिया ना सर, तो ये आपका ग्राम में है। किस में है? ग्राम में है। ये आपको पता है सर। आपने ये फॉर्मूला तो हमें नहीं बताया है ना। आपने ये फॉर्मूला लिख दिया। भाई मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया क्या? देखो आप स्मॉल m बराबर NB अपॉन WA, है ना। ये नहीं बताया? आप बोलोगे हाँ सर ये तो बताया है आपने फॉर्मूला। बेटा जब मैंने ये फॉर्मूला बताया तो NB बराबर क्या रख सकते हो बेटा? आप WB अपॉन MB नहीं रख सकते? हाँ सर रख सकते हैं। और ये आपका क्या है? WA है। हाँ सर है, लेकिन देखो ये केजी में है। अगर इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो इसमें हम 1000 से क्या कर देंगे? गुणा, और ये काय में बदल जाएगा? ग्राम में। बोलो यही फॉर्मूला नहीं बना? आप बोलोगे हाँ सर ये तो बन गया, बिल्कुल, है ना। तो बस ये मान उठा के समीकरण 1 में लिख दो, रख दो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? आप लिखोगे m का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखने पर रख दो। तो ये आपका डेल टीवी रहा और ये आपका रहा केवी, और m का मान ये है WB इंटू 1000 अपॉन क्या है? MB इंटू WA काय में? ग्राम में, है ना। ये चीज आपको लिखना है, ठीक है ना। अब भाई हमें तो MB का मान निकालना है सर। हाँ सर हमें तो MB का मान निकालना है। किसका निकालना है? MB का। तो अब देखो MB का मान भी निकल जाएगा, आसान है। देखो MB निकालना है ना, तो MB निकालना तो ये बराबर में चाहिए, तो इसको आप ले जाओ डेल टीवी की जगह और डेल टीवी को ले जाओ इधर। बेटा हमारे लिए ये फॉर्मूला भी काम आएगा। ये फॉर्मूला जो दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला भी हमारे लिए काम आएगा न्यूमेरिकल में। ये भी आप नोट करके रखना, ये भी आप नोट करके रखना, ये भी काम आएगा, है ना। और एम भी निकालना है तो एम भी ले जाओ आप इधर, एम बी को आप ले जाओ इधर, डेल टीवी को इधर। तो ये हो जाएगा आपका एम बी बराबर उधर क्या है? के बी, है ना, इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में क्या है सर? अपॉन में एम बी तो उधर चला गया, अगर कौन डेल टी बी आ गया, तो ये डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। अब ये डब्ल्यू ए ग्राम में है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये आपका एम बी का फॉर्मूला आ गया और ये आपका डेल टी बी का फॉर्मूला आ गया। दोनों फॉर्मूला आपको काम आएंगे, दोनों फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबको बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला कैसे आया सबको समझ में आ गया। याद रखोगे ये वाला और ये वाला। अब बोलोगे सर कैसे याद रखेंगे, इतना बड़ा है। तो मेरे भाई बिल्कुल याद मत रखना। आप क्या ये याद नहीं रख सकते? डेल टीवी बराबर के बी डॉट एम रख सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर ये तो हम रख सकते हैं। बस एम का सूत्र आपको पहले से भी पता है? हाँ पता है। तो ये फॉर्मूला याद मत रखना, डेल टीवी बराबर के बी डॉट एम, इतना याद रखना। एम का मान रखते हैं तो हम एम बी का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो बस बनाना सीखना, याद मत रखना। बनाना सीख जाओगे तो 1 मिनट लगेगा, बना लोगे, याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो याद रखो, चाहे तो बनाना सीख जाओ। चलो अब भाई आगे थोड़ा सुन लो, आगे थोड़ा सुन लो, अब ध्यान। सर देखो आपको पता है के बी क्या है? आप बोलोगे सर
क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये जो केबी है इसका मान जल के लिए 0.52 होता है, ध्यान रखना। इसका मान जल के लिए कितना होता है बेटा, 0.52 होता है। किसके लिए बेटा, जल के लिए होता है ना। जल के लिए 0.52 होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स। मतलब क्यों बता रहा हूं सर मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, अगर कभी किसी क्वेश्चन में केबी का मान ना दिया हो, कभी किसी क्वेश्चन में केबी का मान ना दिया हो तो आप केबी का मान 0.52 रख सकते हैं बेझिझक, क्योंकि जल के लिए केबी का मान 0.52 होता है। यह बात आप नोट करें कि शुद्ध विलायक के लिए केबी का मान इतना होता है। ये बात आप नोट करें भाई, नोट करें, शुद्ध विलायक के लिए है बात। शुद्ध विलायक के लिए केबी का मान इतना होता है। कभी अगर नहीं दिया तो ये आप लिख लें, ठीक है ना। चलो अब एक चीज और नोट में लिखना है, नोट में ये चीज लिखना है कि एक एटीएम में कितने बार होते हैं। तो बेटा एक एटीएम में 1.013 बार होते हैं, ठीक है ना। एटीएम जो वायुमंडलीय जो मात्रक है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, इसको अगर देखो बार भी बाष्पदाब का बाष्पदाब का मात्रक है, तो अगर एटीएम को कभी बार में बदलना पड़े तो एक एटीएम का में कितने बार होते हैं, 1.013 बार होते हैं। ये दोनों बातें आपको नोट करके लिखनी है। तो यहाँ से बेटा हमारा क्वथनांक में जो उन्नयन है वो कंप्लीट। एक बार जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। तो वाकई अगर वीडियो में दम है, आपको अच्छा लगा है तो जरूर अभी के अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो भाई दनादन शेयर कर दो। बहुत मजा आया आपको वीडियो में, ठीक है। तो भाई अब हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, और ये हमारे लिए थोड़ा आसान लगेगा क्योंकि हमने क्वथनांक में उन्नयन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। देखो आप हिमांक, पहले आप समझो कि हिमांक क्या है। तो आपको बोलोगे सर हिमांक जो है ना ऐसा ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, क्लियर है। और हमें सर हिमांक जो है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब भाई फ्रीजिंग टेम्परेचर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको व्यक्त किससे करेंगे, तो आप बोलोगे सर टीएफ से व्यक्त करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, टीएफ से व्यक्त करेंगे। अच्छा सर अवनमन क्या है, तो अवनमन तो सर कमी होती है। हाँ कमी होती है, तो मैंने आपको बताया था कमी हो या वृद्धि परिवर्तन तो होता है। तो परिवर्तन है तो परिवर्तन के लिए हम क्या लगा देंगे, डेल लगा देंगे। मतलब अगर हम बोले टोटल हिमांक में अवनमन को किससे व्यक्त करते हैं, तो आप बोलोगे सर डेल टीएफ से व्यक्त करते हैं। क्लियर हुआ, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। आपको इंग्लिश में पता ही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, पहले ही आप सीख चुके हो। अब आ जाओ, ध्यान से सुनो मेरी बात। अच्छा इन जनरल बताओ मुझे, हिमांक में मुझे ताप को कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, मुझे जनरली बताओ आप। तो आप बोलोगे सर जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक में हमें द्रव को गैस में परिवर्तित करना होता है, मतलब हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा सर। हाँ बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हिमांक में हमें द्रव को ठोस में परिवर्तित करना है, और कोई चीज ठोस में परिवर्तित कब होती है, जब ताप कम करना पड़ता है। ताप को कम करें तब वो ठोस में परिवर्तित होती है। तो इन जनरल अगर बात करें तो हिमांक में हमें ताप को कम करना पड़ता है बेटा, बढ़ाना नहीं पड़ता, ध्यान रखना इस बात को। क्वथनांक में हमें ताप को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन हिमांक में हमें ताप को कम करना पड़ता है, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है, आ जाओ अब ध्यान से समझो। मान के चलो मेरे पास ये जो पात्र है, इस पात्र में शुद्ध विलायक है केवल जल, शुद्ध विलायक है केवल जल। इस शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है आप सब जानते हो सर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और शुद्ध विलायक के हिमांक को भैया हम T0F से व्यक्त करेंगे, ये भी आप जानते हो। क्लियर है, शुद्ध विलायक का हिमांक, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, हाँ है ना, और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं सर, T0F से व्यक्त करते हैं। क्लियर है बात। अब आगे सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैं इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय जैसे नमक हुआ इसको मिला दूं, जैसे नमक हुआ इसको मिला दूं, तो आप मुझे बताओ जैसे ही मैं नमक मिलाऊंगा तो नमक जो है, और नमक मिलाकर मैं इसको गर्म करूंगा, क्या करूंगा भाई, गर्म करूंगा, तो वाष्प अणु क्या बनेंगे भाई, आप बोलोगे कम बनेंगे। अब कम वाष्प अणु बनेंगे, है ना, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। जैसे ही वाष्प दाब कम होगा तो ताप भी कम हो जाएगा। आपको तो पता है ना भाई, आपको तो पता है ना भाई, ताप बढ़ाओगे तो जो है ना वाष्प दाब है वो बढ़ेगा, और ताप घटाओगे तो जो वाष्प दाब है घटेगा, आपको तो पता ही है। तो भाई जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया तो वाष्प दाब इसका घट गया, और वाष्प दाब घटा तो ताप भी तो घट गया। बोलो ताप भी तो घट गया। अब ताप घट गया
ताप घट गया मतलब हेमांक जो है ना इसका घट गया। वाष्प दाब घटा तो ताप घट गया ना, और हमें तो ताप को कम ही करना है ना, तो वाष्प दाब घटा तो ताप भी घटा, और ताप घटा मतलब हिमांक घट गया। मतलब यहाँ पर जो है ये विलयन है, इस विलयन का जो हिमांक है मतलब जो टी एफ है वो आपका 0 से कम होगा, क्योंकि वाष्प दाब कम हुआ है हमें तो ताप भी कम मिलेगा, और हमें भाई ताप को कम करना ही पड़ेगा, और जैसे ताप कम होगा मतलब ये जो है ना और कम ताप पर जो है ना ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर टी एफ जो है ये भी कम हो गया, तो मान के चलो ये 0 से घट के -0.4 डिग्री सेल्सियस हो गया, -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। 0 से घट के कितना हो गया, -4 डिग्री सेल्सियस हो गया, घट गया, है ना। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे आप इतना बताओ टी नॉट एफ और टी एफ में कौन बड़ा है। आप बोलोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस जो बड़ा है ना, 0 डिग्री सेल्सियस बड़ा है और ये छोटा है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इसकी जो कमी है वो कमी निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर बड़े में से छोटे को घटा के कमी निकालते हैं, तो बड़ा ये है छोटा ये है, अगर इसमें से इसको घटा दे तो कमी मिल जाएगी, बिल्कुल, है ना। मतलब अगर आप 0 में से -4 को घटा दोगे तो कमी मिल जाएगी, तो 0 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी, और यही कमी आपकी क्या है, हिमांक में अवनमन। और अच्छा लेकिन सर इसको तो हमने ऐसे प्रदर्शित किया, लेकिन अगर इनमें प्रदर्शित करें तो कैसे करेंगे, तो सर आपको टी नॉट एफ में से टी एफ को घटाना पड़ेगा। मैंने बोला कि टी नॉट एफ में से क्यों घटाओगे बेटा, तो आप बोलोगे सर टी नॉट एफ जो है ना वो बड़ा है और ये छोटा है, और कमी हो या वृद्धि बड़े में से घटा के निकालते छोटे को। क्लियर है, चलो आ जाओ। अब हिमांक में अवनमन की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो लिख लो आप शुद्ध विलायक के लिए, लिखो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलय मिला दिया जाता है तो बने विलयन के हिमांक में कमी हो जाती है, सॉरी बने विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, फलस्वरूप हिमांक में भी कमी हो जाती है, इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक लाइन देख लो, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा यदि शुद्ध विलायक, मैंने लिखा शुद्ध विलायक, ठीक है, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक, ठीक है ना, हिमांक बराबर, यहाँ जगह कम होने के कारण मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टी नॉट एफ व आवासशील, आप यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, व आवासशील विलय युक्त विलयन का हिमांक, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, टी एफ है ना। मतलब मैंने मान लिया शुद्ध विलायक का हिमांक टी नॉट एफ है और आवासशील विलयुक्त विलयन का हिमांक टी एफ है, तब हिमांक में अवनमन, ठीक है। अवनमन बताओ बेटा कैसे निकालोगे, हिमांक में अवनमन को और व्यक्त किससे करेंगे बताओ, तो आप बोलोगे सर हिमांक में अवनमन को डेल टी एफ से व्यक्त करेंगे, और डेल टी एफ कैसे निकलेगा बताओ, किसमें से किसको घटाना पड़ेगा, आप बोलोगे सर इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ गए तो हिमांक में कमी हुई है ना, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये टी नॉट एफ में से टी एफ को घटा दोगे तो ये हिमांक में अवनमन मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। चलो बेटा अब आगे आ जाओ, है ना, अब आगे आ जाओ बेटा, आप मुझे बताओ हिमांक में अवनमन क्या है। अब बोलोगे सर हिमांक में जो अवनमन है वो अणुसंख्यक गुणधर्म है, और अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसा गुणधर्म होता है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। एकदम सही बात है। अच्छा मोललता क्या है, सर मोललता भी आपकी कणों की या अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, मतलब मोलों की संख्या मतलब कणों की संख्या ही होती है ना। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे मूललता में लाइन लिखी थी वैसे की वैसी लाइन यहाँ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, है ना, ये लिख सकते हो किंतु प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है। ये आप पूरा लिख लेना, जैसे हमने उसमें लिखा था ना, पूरा लाइन उसमें लिख लेना, किंतु प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि हिमांक में अवनमन मूललता के समानुपाती होता है। क्लियर है, ये लिखना, किंतु प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि हिमांक में अवनमन मूललता के समानुपाती होता है, अर्थात
ठीक है ना। अर्थात, अर्थात में ये लाइन लिखोगे, अर्थात जो डेल टी एफ है वो समानुपाती हो जाएगा स्मॉल एम के। क्लियर है। अब भाई जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा और नियतांक के होता है, लेकिन भाई वहां तो बी आया था, यहाँ एफ है तो ये एफ आएगा, के एफ, डॉट में क्या रहेगा एम। ठीक है। चलो तो जहां आप लिख दोगे भैया, जहां के एफ एक नियतांक है, के एफ क्या है बेटा, एक नियतांक है जिसे मोलल अवनमन है ना, हाँ, तो मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है ना, स्थिरांक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब भैया मोलल उन्नयन स्थिरांक इसको हम कहते हैं, या इसको हेमांक अवनमन स्थिरांक भी बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना बेटा। चलो अब हमें इसकी परिभाषा निकालना है, तो बताओ m का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, यदि m बराबर 1 मोलल, क्या भैया 1 मोलल लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो m का मान 1 रखेंगे भैया, तो यहाँ जो डेल टी एफ है वो बराबर आ जाएगा के एफ। क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा। मतलब जो हेमांक में अवनमन है वही आपका हेमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। बोलो कहलाएगा, बिल्कुल हाँ। लेकिन कब, जब m का मान 1 रखा जाए। किसका मान, m का मान 1 रखा जाए। तो अंत में क्या लिखोगे, अतः एक मोलल विलयन के लिए, किसके लिए बेटा, 1 मोलल विलयन के लिए हेमांक में होने वाला अवनमन, क्या बेटा, अवनमन ही हेमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। देखो बेटा, इसको हेमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक दोनों बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो जब परिभाषा पेपर में लिखो तो अतः नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 1 मोलल विलयन के लिए होने वाला हेमांक में अवनमन ही हेमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है, या मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसको के एफ से व्यक्त करते हैं, उसमें ये भी लिखना कि इसे के एफ से व्यक्त करते हैं। और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको बार बार काम आएगा। क्लियर है बेटा, ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। कोई परेशानी है, आप बोलोगे सर इतनी सी परेशानी नहीं है, इतनी सी दिक्कत नहीं है। आ जाओ बेटा, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ ध्यान रखो के एफ का मात्रक, तो भाई हम जानते हैं डेल टी एफ बराबर के एफ डॉट एम ही होता है। आप बोलोगे हाँ सर ये तो होता है, आपको पढ़ाया, ठीक है ना। तो यहाँ हमें के एफ का मात्रक निकालना है, तो के एफ का सूत्र बनाओ, बटे में चला जाएगा एम, तो ये बन जाएगा डेल टी एफ अपॉन में क्या आ जाएगा एम। ठीक है, मात्रक निकालना है, निकालेंगे। डेल टी एफ क्या है, ताप है। सर हेमांक भी तो ताप होता है, हेमांक में अवनमन भी ताप है। हाँ सर, तो ताप का मात्रक केल्विन, और एम का मात्रक क्या हो गया भैया, मोल पर केजी होता है। मोल पर क्या होता है, केजी होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऊपर चला जाएगा। हाँ सर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका रहा केल्विन, और ये केजी आपका ऊपर चला गया थर्ड वाला, ठीक है। बटे में क्या रहा, मोल। तो या तो मात्रक आप ये लिख दो, लेकिन आप ये मात्रक नहीं लिखोगे, एम मोल को ऊपर ले जाओगे, तो ये आपका केल्विन हो गया, ये आपका केजी हो गया, और ये आपका मोल इनवर्स हो गया। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है ना, बातें क्लियर है, एक एक चीज आपको क्लियर है बहुत अच्छे से। आ जाओ बेटा, ये हो गया मात्रक। अब आ जाओ ग्राफ पे, तो आप हेडिंग डाल देना हेमांक में अवनमन का ग्राफ, ठीक है ना। चलो ग्राफ, अब आपको पता है ना ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, क्या बनाना है, ग्राफ। और आपको ये तो पता है ना, हेमांक में हमें ताप को कम करना पड़ता है, करना है हमें। हेमांक में किसी द्रव को भैया काय में बदलना है, हमें किसी द्रव को भैया ठोस में बदलना है ना। ठीक है, चलो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये मान लेता हूं कि यहाँ पर ये जो है ठोस विलायक के लिए ये लाइन जो है ना फिक्स है। मतलब अगर कोई भी जो द्रव है अगर इस लाइन को टच कर रहा है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो भैया आपका ठोस में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन का जो वाष्प दाब और जो ताप है वो ऐसा है कि इस वाष्प दाब पर और इस ताप पर
कोई भी जो द्रव है ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ठोस विलयन के लिए, ठीक है ना, ठोस विलयन, ठीक है ना, यहाँ लिखा नहीं रहा, ठीक है, ठोस विलयन, ठीक है, ये ठोस विलयन की लाइन है, ठीक है ना, ठोस विलयन के लिए। क्लियर है। चलो अब मान के चलो भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्या बैठा हूँ भाई, यहाँ पर क्यों बैठा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ बेटा द्रव विलायक को लेकर, ठीक है ना, मैं यहाँ पर बैठा हूँ बेटा विलायक को लेकर, किसको, विलायक को लेकर। अब मुझे बताओ, मुझे विलायक यहाँ पर द्रव अवस्था में, विलायक मेरा यहाँ पर द्रव अवस्था में, अगर मुझे इस विलायक को ठोस में बदलना है तो ताप को और वाष्प दाब को कम करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ सर, वाष्प दाब को और ताप को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से जैसे जैसे नीचे आऊंगा तो ताप और वाष्प दाब कम होगा, हाँ होगा, ताप और वाष्प दाब कम होगा, हाँ सर होगा। और एक समय बेटा ऐसा आएगा कि ये जो विलायक है, ये मेरे पास जो मैं विलायक लेके बैठा था, वो विलायक द्रव से किस में बदल जाएगा, ठोस में, क्योंकि इस लाइन को अगर कोई टच कर लेगा तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो विलायक था वो ठोस में परिवर्तित हो गया यहाँ आकर, हाँ सर हो गया, है ना। तो मान लेते हैं ये ए है और मान लेते हैं ये बी है। ये जो विलायक है इस पॉइंट पर जो है ना काय में परिवर्तित हुआ ठोस में, तो यहाँ जो इसका जो भी ताप होगा, वो भी जो भी ताप होगा ये वो आपका शुद्ध विलायक का क्या होगा, हेमांक होगा। और इसको हम भैया टी नॉट एफ से व्यक्त करेंगे, किससे व्यक्त करेंगे भैया, टी नॉट एफ से व्यक्त करेंगे। चाहे तो मैं इसको इस तरफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, ये आपका टी नॉट एफ है, ठीक है, टी नॉट एफ है बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है ना, टी नॉट एफ है ये, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ो बेटा। अब मुझे इतना बताइए कि जैसे मैं इस विलायक में कोई आवासशील विलेय जैसे नमक मिलाऊंगा तो बताओ इसके वाष्प दाब में कमी होगी या वृद्धि। आप बोलोगे सर कमी होगी, तो बताओ मुझे इस पॉइंट के नीचे आना चाहिए तो ऊपर, आप बोलोगे सर नीचे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बेटा अब खड़ा हूँ विलयन लेकर, क्या लेकर, विलयन लेकर, क्योंकि विलायक में मैंने आवासशील विलेय मिला दिया तो मैं यहाँ विलयन लेकर खड़ा हूँ। तो मुझे आप बताइए, अगर मुझे ये जो विलयन है अभी द्रव अवस्था में है, कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में है, अगर मुझे इस द्रव विलयन को ठोस में बदलना है तो मुझे ताप कम करना पड़ेगा, हाँ, वाष्प दाब कम होगा, होगा, ताप कम होगा, होगा, वाष्प दाब कम होगा, होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो आपका विलयन है, यहाँ पर जो मैं विलयन लेकर बैठा था वो विलयन भी भैया ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। और वो भैया इस पॉइंट पर, इस ताप पर ठोस में परिवर्तित हुआ। यहाँ पर जो ताप है वो है आपका टी एफ, इस पॉइंट पर हुआ ना। तो बताओ मुझे ताप ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। आप बोलोगे सर यहाँ की ओर ताप बढ़ रहा है तो मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। ताप में क्या हो गई, कमी हो गई, मतलब हेमांक में भी क्या हो गई, कमी हो गई। और यही जो कमी है वो आपकी डेल टी एफ कहलाएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एक एक चीज। इसको ए बी नाम दिया, इसको आप सी डी नाम दे सकते हो, ठीक है ना। ये जो है ना विलायक की लाइन है, ये जो है विलयन की लाइन है, और ये क्या है, हेमांक में अवनमन, मतलब देखो हेमांक में कमी। देखो यहाँ देखो ताप ज्यादा है और यहाँ देखो ताप कम है, कम हुआ ना। तो कमी कैसे निकालेंगे, कमी मतलब टी नॉट एफ में से टी एफ को घटा के निकालेंगे, वो आपको पता है, जिसको डेल टी एफ से व्यक्त करते हैं। तो ये आपका ग्राफ हो गया। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को एक एक बात, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना बेटा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। और भाई देखो जिसको भी ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत हो तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करना और समझना, बहुत अच्छे समझना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन है हमारा भैया ये हमारा क्वेश्चन है कि हेमांक में अवनमन की सहायता से आवासशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। बहुत बढ़िया, जैसा हमारा क्वेश्चन क्वथनांक के लिए था वैसा आपका इसके लिए सेम चीजें हैं बेटा, बस क्वथनांक हेमांक में बदला है, बस सेम है, ठीक है ना। तो बस लिख लेंगे, हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम ये जानते हैं कि जो हेमांक में अवनमन है मतलब वो आपका मूलता के समानुपाती होता है, हाँ सर होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो डेल टी एफ बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या आएगा, के एफ आएगा, डॉट में क्या रहेगा, एम रहेगा। बोलो हाँ सर, हाँ ठीक है ना। यहाँ लिख लेना जहाँ के एफ एक नियतांक है, के एफ क्या है, एक नियतांक है, ये बात लिख लेना, आप लोग लिख सकते हो, है ना, नियतांक है। क्यों नहीं लिख सकते सर, हम तो ये लिख लेंगे, ठीक है। बस
है ना, लिख दिया। अब यहाँ लिखना किंतु, क्या लिखना बेटा, किंतु। अब किंतु जो m है, m का मान रखना, तो m का मान क्या होता है सर, w भी होता है इंटू आपका 1000 होता है, अपॉन में सर m भी होता है इंटू WA होता है। लेकिन सर ये WA ग्राम में होता है, काय में होता है, ग्राम में। आप सबको पता है, बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। बस कुछ नहीं करना, इसको समीकरण 1 दे देना, लिख देना m का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दो, ये रख दो, तो ये हमारा डेल TF है बराबर ये हमारा KF है ना, इंटू m का मान क्या है ये, तो ये WB इंटू 1000 अपॉन में क्या है MB है ना, इंटू WA है। तो ये फॉर्मूला भी बेटा आपका काम का है, याद रखना, ये डेल TF का फॉर्मूला है। तो कभी भी अगर आपको हिमांक में अवनमन निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकालना है ना, इस फॉर्मूले से निकालना। लेकिन हमें MB निकालना है तो MB को डेल TF की जगह ले जाओ, डेल TF को इधर ले जाओ, तो ये हमारा MB बराबर हो जाएगा, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो ये आपका KF है ना, इंटू WB है इंटू 1000 है, अपॉन में क्या है भैया, अपॉन में ये MB इधर चला गया, डेल TF इधर आ गया, तो ये आपका डेल TF है इंटू WA है, काय में है बेटा, ग्राम में। तो ये फॉर्मूला आ गया, तो ये MB का फॉर्मूला आ गया। और देखो हमें MB का ही फॉर्मूला तो निकालना था, देखो क्वेश्चन में बोला भी गया है, आवाजशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। तो देखो निकाल लिया हमने, समझ लिया, कोई परेशानी कोई दिक्कत। अब बोलो सर इतनी सी परेशानी इतनी सी दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक चीज सुनो, आप सारी चीजें समझ गए, परिभाषा समझ गए है ना, इसका संबंध समझ गए है ना, और हिमांक अवनमन स्थिरांक समझ गए, मात्रक समझ गए, इसका ग्राफ समझ गए, ये चीजें समझ गए, सारी चीजें समझ गए ना। अब भाई थोड़ा सा देखो, मैंने आपको एक बात बोला था, शुद्ध विलायक के लिए जो केबी का मान होता है 0.52 होता है, 0 कितना होता है बेटा, 52 होता है ना। लेकिन भाई अगर हमें KF की वैल्यू के बारे में पूछा जाए कि भाई शुद्ध विलायक के लिए KF की वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा शुद्ध विलायक के लिए ध्यान रखना, अगर आपको कभी KF का मान ना दिया हो तो आपको रखना है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। तो सारी बातें आपके सामने हैं, एक एक चीज आपके सामने है। ये थोड़ा हमने ज्यादा सीरियसली में समझा, थोड़ा सीरियस होके समझा बेटा, क्योंकि एक चीज हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ ली थी ना, तो ये सीरियस होना, कभी कभी बेटा सीरियस होना भी बहुत जरूरी होता है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सबको बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना भाई। चलो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो वीडियो को। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।